27 मार्च 1977 रनवे पर घनी धुंध थी और एक बोइंग 747 जंबो जेट रनवे पर तैयार खड़ा था। कॉकपिट के अंदर कैप्टन ने थ्रस्ट लीवर आगे पुश किए और इंजन की आवाज़ धीरे धीरे तेज होने लगी। एयरक्राफ्ट ने रनवे पर स्पीड लेना शुरू कर दी और कुछ ही सेकंड्स में प्लेन उस स्पीड के करीब पहुंचने वाला था जहां से टेक ऑफ कैंसिल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन फिर धुंध के अंदर से एक और रोशनी सामने आने लगी। पहले लगा शायद कोई रिफ्लेक्शन है, मगर फिर धीरे धीरे एक पूरा एयरक्राफ्ट सामने उभर आया। रनवे पर एक और बोइंग 747 मौजूद था और दोनों एयरक्राफ्ट सीधा एक दूसरे की तरफ आ रहे थे। अगला लम्हा एविएशन हिस्ट्री का सबसे खौफनाक मोमेंट बनने वाला था। सवाल ये था कि आखिर कैसे मुमकिन हुआ कि दो इतने बड़े एयरक्राफ्ट एक ही रनवे पर आमने सामने आ गए। ये कहानी है 27 मार्च 1977 की और जगह है स्पेन के कैनरी आइसलैंड का एक छोटा सा एयरपोर्ट, लॉस रोड्रिगेस एयरपोर्ट। दुनिया आज इस वाक़ये को टेनेरिफ एयरपोर्ट डिज़ास्टर के नाम से भी जानती है। इस कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है 26 मार्च 1977 को, जब यूनाइटेड स्टेट के लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक बोइंग 747 टेक ऑफ करता है। ये थी पैनम फ्लाइट 1736। इस फ्लाइट का रूट थोड़ा अनयूजुअल था। सबसे पहले एयरक्राफ्ट लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट जाना था, जहां से कुछ पैसेंजर्स पिक करने थे और उसके बाद अटलांटिक ओशन क्रॉस करके कैनरी आइसलैंड के शहर लॉस पल्मस पहुंचना था। ये असल में एक चार्टर्ड फ्लाइट थी जो रॉयल क्रूज लाइन ने बुक की हुई थी और एयरक्राफ्ट के अंदर ज़्यादातर एल्डरली टूरिस्ट मौजूद थे जो कैनरी आइसलैंड से क्रूज शिप पर अपनी हॉलीडेज इंजॉय करने वाले थे। कॉकपिट में कमांड 56 साल के कैप्टन विक्टर के पास थी। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर रॉबर्ट और फ्लाइट इंजीनियर जॉर्ज वैंस मौजूद थे। क्रू एक्सपीरियंस था और फ्लाइट बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। न्यूयॉर्क से टेक ऑफ के बाद एयरक्राफ्ट अटलांटिक ओशन के ऊपर स्टेबल क्रूज एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा था। प्लेन में टोटल 380 पैसेंजर्स और 16 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। सब कुछ रूटीन के मुताबिक लग रहा था, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ घंटों बाद उनका सफ़र एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिज़ास्टर बनने वाला है। इसी वक्त यूरोप के दूसरे कोने में नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पर एक और बोइंग 747 तैयार हो रहा था। ये थी KLM फ़्लाइट 4805 और इसकी डेस्टिनेशन भी सेम थी। प्लेन में 234 पैसेंजर्स और 14 क्रू मेंबर सवार थे। कॉकपिट में कमांड कैप्टन जेकब वैन जेंटन के पास थी, जो उस दौर के KLM के सबसे एक्सपीरियंस्ड और मशहूर पायलट्स में से एक समझे जाते थे। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लास और फ्लाइट इंजीनियर विलियम मौजूद थे। सुबह 9 बजे KLM फ़्लाइट एम्स्टर्डम से टेक ऑफ करती है और कैनरी आइसलैंड की तरफ रवाना हो जाती है। 1970s के दौर में कैनरी आइसलैंड सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं था, बल्कि यहाँ एक पॉलिटिकल टेंशन भी चल रही थी। एक ग्रुप जिसका नाम था MPAIAC, जो स्पेन से कैनरी आइसलैंड की इंडिपेंडेंस के लिए कैंपेन चला रहा था। कभी पीसफुल प्रोटेस्ट तो कभी वायलेंट अटैक्स। और 27 मार्च 1977 को इसी ग्रुप ने एक ऐसा कदम उठाया जो इस डिज़ास्टर की सबसे पहली कड़ी बन गया। लॉस पल्मस एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग में 2 आदमी आए और उन्होंने फ्लावर शॉप के करीब एक बैग रख दिया। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि उस बैग के अंदर क्या है। कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट रिसेप्शन पर एक कॉल आती है। कॉलर अपना ताल्लुक MPAIAC से बताता है और कहता है कि एयरपोर्ट के अंदर बॉम्ब रखा गया है जो 15 मिनट के अंदर ब्लास्ट हो जाएगा। अथॉरिटीज़ ने फ़ौरन एक्शन लिया। टर्मिनल बिल्डिंग इवैक्यूएट कर दी गई और ठीक 15 मिनट बाद एक ज़ोरदार धमाका हुआ। टर्मिनल की छत का एक हिस्सा गिर गया। अथॉरिटीज़ को डर था कि शायद और बॉम्ब्स भी हो सकते हैं, इसलिए एयरपोर्ट टेम्परेरी बंद कर दिया गया और तमाम इनबाउंड फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया। जब KLM फ़्लाइट 4805 कैनरी आइसलैंड के करीब पहुंची तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि लॉस पल्मस एयरपोर्ट बंद है और उन्हें टेनेरिफ के लॉस रोड्रिगेस एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया, जो लॉस पल्मस से तकरीबन 110 किलोमीटर दूर था। KLM एयरक्राफ्ट ने 1:38 पर लॉस रोड्रिगेस एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। कुछ देर बाद पैनम फ्लाइट 1736 भी वहां डाइवर्ट होकर लैंड कर चुकी थी और धीरे धीरे लॉस पल्मस की तरफ आने वाली कई फ्लाइट्स इसी छोटे एयरपोर्ट पर जमा होने लगीं। लॉस रोड्रिगेस एयरपोर्ट एक माउंटेड एरिया पर बना हुआ था और सी लेवल से तकरीबन 2000 फीट की बुलंदी पर था। यहाँ वेदर का पैटर्न बहुत अजीब था। अटलांटिक ओशन से आने वाली हवा जब माउंटेन से टकराती तो फ़ौरन क्लाउड और फॉग बन जाती थी। कभी विजिबिलिटी 2 किलोमीटर होती तो कभी कम होकर 300 मीटर तक गिर जाती थी। जब दोनों फ्लाइट्स ने लैंडिंग की तब वेदर बिल्कुल क्लियर था, मगर धीरे धीरे फॉग रनवे पर रोल करना शुरू हो गई।
पैसेंजर्स को एयरक्राफ्ट से उतरने दिया गया ताकि वो रिलैक्स कर सकें। इसी दौरान KLM कैप्टन ने डिसाइड किया कि एयरक्राफ्ट को फुल फ्यूल करवा लिया जाए ताकि बाद में लॉस पल्मस पर रिफ्यूलिंग में वक्त ज़ाया ना हो। मगर इस डिसीजन का एक अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट हुआ। फ्यूल ट्रक की वजह से टैक्सी वे ब्लॉक हो गया और पैनम एयरक्राफ्ट रनवे की तरफ मूव नहीं कर सकता था। उन्हें वेट करना पड़ा। कुछ देर बाद लॉस पल्मस एयरपोर्ट दोबारा ओपन हो गया और फ्लाइट वापस वहां जा सकती थी, लेकिन अब तक लॉस रोडियस पर फॉग काफ़ी डेंस हो चुकी थी। विजिबिलिटी कुछ मोमेंट में 300 मीटर तक गिर चुकी थी और एयरपोर्ट पर कोई रेडार सिस्टम भी मौजूद नहीं था। इसका मतलब था कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल रनवे पर एयरक्राफ्ट को देख नहीं सकती और सिर्फ रेडियो कम्युनिकेशन पर ही डिपेंड कर रहा था। KLM एयरक्राफ्ट को इंस्ट्रक्शन मिली कि रनवे पर टैक्सी करते हुए उसके एंड तक जाओ, फिर 180 डिग्री टर्न लो और टेक ऑफ के लिए रेडी हो जाओ। उसके बाद पैनम एयरक्राफ्ट को कहा गया कि रनवे फॉलो करो और तीसरा एग्जिट C3 से रनवे लीव करके टैक्सी वे पर आ जाओ। प्लान सिंपल था, मगर फोक की वजह से एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। पैनम पायलट को C3 एग्जिट नज़र ही नहीं आया और एयरक्राफ्ट रनवे पर आगे चलता रहा। इसी वक्त एक और मिसअंडरस्टैंडिंग जन्म ले चुकी थी। KLM कॉकपिट में क्रू ने टेक ऑफ क्लियरेंस मांगी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उन्हें रूट क्लियरेंस देना शुरू की, लेकिन उस मैसेज में एक्चुअल टेक ऑफ क्लियरेंस नहीं दी गई थी। कैप्टन वैन जेंटन ने शायद ये समझा कि उन्हें टेक ऑफ परमिशन मिल चुकी है और उन्होंने थ्रस्ट लीवर पुश कर दिए। एयरक्राफ्ट रनवे पर तेज़ी से एक्सेलरेट करने लगा। उस वक्त पैनम एयरक्राफ्ट भी रनवे पर मौजूद था और धीरे धीरे KLM एयरक्राफ्ट की तरफ मूव कर रहा था। KLM एयरक्राफ्ट अब हाई स्पीड पर था। पैनम एयरक्राफ्ट अब भी रनवे पर टैक्सी कर रहा था। पैनम एयरक्राफ्ट के कैप्टन विक्टर ने अचानक विंडशील्ड से बाहर देखा। धुंध के अंदर से हेडलाइट उनकी तरफ आ रही थी। पहले उन्हें लगा एयरक्राफ्ट स्टेशनरी है, मगर फिर एहसास हुआ कि वो एयरक्राफ्ट बहुत तेज़ स्पीड से सीधा उनकी तरफ आ रहा है। उन्होंने फ़ौरन एयरक्राफ्ट को रनवे से हटाने की कोशिश की, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। KLM एयरक्राफ्ट टेक ऑफ स्पीड के करीब पहुंच चुका था। कैप्टन वैन जेंटन ने एयरक्राफ्ट को जल्दी से रोटेट करने की कोशिश की ताकि वो पैनम एयरक्राफ्ट के ऊपर से गुजर सकें। प्लेन कुछ सेकंड के लिए हवा में उठा, मगर KLM एयरक्राफ्ट का इंजन और लैंडिंग गियर पैनम एयरक्राफ्ट के ऊपर डेक से टकरा गया। कुलेयन इतना पावरफुल था कि पैनम एयरक्राफ्ट का अपर सेक्शन फट गया और KLM एयरक्राफ्ट कुछ और मीटर हवा में रहने के बाद रनवे पर क्रैश होकर एक मैसिव फायरबॉल में तब्दील हो गया। KLM फ्लाइट में मौजूद 248 के 248 लोग फ़ौरन हलाक हो गए। पैनम एयरक्राफ्ट में 396 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर थे, जिनमें से सिर्फ 61 लोग ही जिंदा बच सके। टोटल 583 लोगों की जानें गईं और ये एविएशन हिस्ट्री का सबसे डेडली एक्सीडेंट बन गया। इसी ट्रेजेडी ने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। मगर इसी डिज़ास्टर के बाद कॉकपिट कम्युनिकेशन रूल्स कम्प्लीटली चेंज किए गए। टैक्सी वे मार्किंग इंप्रूव की गई। ग्राउंड रडार सिस्टम को एयरपोर्ट पर मैंडेटरी बना दिया गया और क्रू रिस्पॉन्स मैनेजमेंट यानी CRM का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, ताकि कॉकपिट के अंदर हर क्रू मेंबर ओपनली कंसर्न रेज कर सके। आज जब भी कोई एयरक्राफ्ट रनवे पर टेक ऑफ करता है तो उस सेफ्टी सिस्टम के पीछे कहीं ना कहीं टेंडरिव डिज़ास्टर के वो खौफनाक सबक छुपे हुए होते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में।